कि आज हम लोग पढ़ेंगे दहेज निरोध अधिनियम 1961। भारत में दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध है, ना कि सिर्फ लेना, बल्कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की कैटेगरी में आते हैं और दोनों के लिए 5 वर्ष तक की सजा और 15,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कितना? 5 वर्ष तक की सजा और 15,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, दहेज लेने के लिए भी और दहेज देने के लिए भी। वास्तव में हमारे समाज में ये दहेज धीरे धीरे एक कोढ़ का रूप लेता जा रहा है, एक कुष्ठ रोग बनता जा रहा है और इस एक दहेज लेने और देने के कारण न केवल तमाम नृशंस हत्याएं हो रही हैं, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, बल्कि समाज में एक वर्ग को दूसरे से कमतर आंका जा रहा है। आपको पता होगा संविधान स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करता है, दोनों को समानता प्रदान करता है, लेकिन दहेज जैसी कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं, जो समाज की बुराइयां हैं, ये उसी समाज में एक स्त्री को पुरुष से कमतर कर देती हैं और जिसके कारण लोग भ्रूण हत्याएं करते हैं, तमाम तरह के अपराधों में लिप्त हो जाते हैं जो है, और यह समाज के लिए घातक है। तो आज हम अब बहुत इस पे निबंध भी आते हैं और भी चीजें आती हैं, लेकिन हम वहां चर्चा ना करते हुए सिर्फ इसके कानूनी प्रावधान को देखेंगे। किसके? दहेज के कानूनी प्रावधान को देखेंगे और उसे जानेंगे। क्या करेंगे? दहेज के कानूनी प्रावधान के देखेंगे, दहेज निरोध अधिनियम 1961 को देखेंगे और उस पर प्रश्नों की श्रृंखला को भी करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, अगर आप लोग अभी तक जुड़ चुके हो हमारी क्लास से तो एक काम कर सकते हैं, इसे अपने अदर ग्रुप्स में इसे भेज सकते हैं और साथ ही साथ भेजने के साथ साथ जो है स्वयं भी अब इसकी पिछली सारी क्लासेस का अध्ययन कर सकते हैं। विकास जी वेरी गुड इवनिंग, साक्षी सिंह जी, सुभाषिष। चलिए, जो लोग जुड़े हुए हैं ध्यान दे लें कि आज की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। ये न केवल सामान्य विद्यार्थियों के लिए, बल्कि जो किसी भी एग्जाम में आते हैं के लिए जाते हैं, उन सब के लिए यहाँ से प्रश्न आते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ संयुक्त बैठक सिर्फ 3 ही बार हुई है। संविधान जब हम पढ़ते हैं वहां संयुक्त बैठक का प्रावधान है, अभी तक 3 ही बार हुई है और पहली बार संयुक्त बैठक का आह्वान दहेज निरोध अधिनियम 1961 के लिए किया गया था। किसके लिए? प्रथम बार संयुक्त बैठक जो संसद की बुलाई गई थी वह दहेज निरोध अधिनियम के लिए ही बुलाई गई थी। दूसरी बार बीमा विनियामक विधेयक के लिए और तीसरी बार पोटा के लिए। अभी तक 3 ही बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो सोच सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण चीज है ये। यहाँ से आने वाले प्रश्नों की श्रृंखला भी लंबी होती है और एग्जामों में प्रश्न भी बनते हैं। और दूसरी चीज ये इथिकल और मॉरल वैल्यूज का भी प्रश्न है। अगर हम इसे देखें, सोचें, समझें, आखिर क्यों एक लड़की पक्ष का व्यक्ति दहेज क्यों दे? हम अपने ही घरों में सोचें ना, अपने इर्द गिर्द सोचें, आखिर दहेज क्यों कुष्ठ जैसी बीमारी का रूप लेता चला जा रहा है? आखिर इससे समाज में कितनी कुरीतियां फैल रही हैं? कैसे बच सकते हैं इससे बचने के उपाय क्या है? इस सब का कारण है अशिक्षा, जानकारी का अभाव। अगर हम लोग शिक्षित हों, लड़कियों को सक्षम बनाएं, लड़कियों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाएं, तो कभी भी संभव है कि हम इस कुरीति से जो है मुक्त हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके वैधानिक पहलुओं को, क्योंकि देखिए अगर लेक्चर देंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा और क्लास है पीपीटी की, क्वेश्चन की श्रृंखला की। तो हम आते हैं इसके प्रश्नों की श्रृंखला पर, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं दहेज पर उसे जानते हैं। दहेज निरोध अधिनियम 1961 का है, 61 में ही ये लागू भी हो गया था और 2019 से पहले ये कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू था, लेकिन 2019 से संपूर्ण भारत पर लागू है। चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। क्या टॉपिक है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, जो लोग बार बार नहीं देखते हैं तो यूट्यूब पे जाकर के तो स्क्रीनशॉट्स लेकर के इसे पढ़ सकते हैं बाद में। इस अधिनियम का नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। क्या है इस अधिनियम का? क्या नाम है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। आज के मैंने क्या कहा, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर था, लेकिन 2019 के बाद से इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह अधिनियम कब स्वीकृत किया गया राष्ट्रपति द्वारा?
तो यह अधिनियम 20 मई 1961 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया। कौन था राष्ट्रपति, अगर प्रश्न बन जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह अधिनियम 20 मई 1961 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया। ध्यान देंगे, यह पहला अधिनियम है जिसके लिए संयुक्त बैठक संसद की बुलानी पड़ी थी। संसद की संयुक्त बैठक पहली बार दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के लिए बुलाई गई। ध्यान देंगे, यह अधिनियम लागू कब से हुआ, यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ। कब से, 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ। हरवंश सिंह बनाम गुरुचरण कौर के वाद में निर्धारित किया गया कि जहां दहेज की लगातार मांग हो वहां प्रत्येक मांग एक अपराध गठित करेगी। मतलब जहां पर दहेज की लगातार मांग हो वहां प्रत्येक मांग क्या करेगी, एक अपराध को गठित करेगी। ध्यान देंगे, दहेज की परिभाषा इस दहेज निरोध अधिनियम में ही की धारा 2 में, कहां पर, दहेज निरोध अधिनियम की धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। दहेज की क्या परिभाषा है, ध्यान देंगे, दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान चीज अभिप्रेत है। दहेज से क्या मतलब है, दहेज से अभिप्राय कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान चीज है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या उसके पश्चात, ध्यान देंगे, दहेज से अभिप्राय किसी ऐसी संपत्ति या मूल्यवान चीज से है। क्या है, किसी ऐसी संपत्ति या मूल्यवान चीज से है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या उसके पश्चात किसी भी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी गई हो या दिए जाने का करार किया गया हो। ध्यान देंगे, तो सामान्य भाषा में अगर हम दहेज की परिभाषा को समझेंगे तो दहेज क्या है, दहेज वह है जो विवाह होने वाले दो पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा किसी दूसरे पक्ष को दिया जाए या देने का करार किया जाए, विवाह से पहले, विवाह के समय या विवाह के बाद, उसे हम क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं। क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं। ध्यान देंगे, थोड़ा सा चीजें हम और जानते हैं इसके विषय में। इस अधिनियम की धारा 3 में, धारा 2 क्या थी, परिभाषा थी। अधिनियम की धारा 3 में दहेज देने या दहेज लेने के लिए पेनाल्टी का उल्लेख किया गया। किसका, पेनाल्टी का प्रावधान है। ध्यान देंगे, इस अधिनियम की धारा 3 में दहेज देने या दहेज लेने दोनों के लिए पेनाल्टी शास्ति का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज लेने या देने के लिए दुष्प्रेरण करेगा तो वह दंड के लिए उत्तरदायी होगा। क्या होगा, तो उसे दंड दिया जा सकता है। और यह बात करता है अधिनियम की धारा 3। कौन सी बात कर रहा है, यह बात अधिनियम की धारा 3 कह रही है। ध्यान देंगे, दंड के रूप में वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष। ध्यान देंगे, हमने अभी क्लास की शुरुआत में बताई थी, दहेज लेने या देने के लिए क्या दंड है। दहेज लेने या दंड देने के लिए मिनिमम 6 माह का कारावास और 15,000 रुपए तक का जुर्माना और अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए तक का जुर्माना है। क्या है, दंड के रूप में वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपए या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का, दोनों में से जो भी अधिक हो दंडनीय होगा। ध्यान देंगे, सामान्य परिस्थितियों में दहेज के लिए जुर्माने की रकम क्या है, 15,000 रुपए। लेकिन मान लीजिए आपने दहेज दे दिया हो, उस स्थिति में तो जो रकम आपने दी गई है वह या उससे अधिक रकम भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। दहेज लेना और देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत अपराध है। प्रश्न बन सकता है, दहेज लेना और देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में है या किस धारा के तहत अपराध है, धारा 3 के तहत अपराध है। अधिनियम में धारा 4, 2 देख लिया, 3 देख लिया, धारा 4 के अनुसार दहेज मांगने के लिए शास्ति का प्रावधान है, मतलब पेनाल्टी है। धारा 4 के तहत अगर आप दहेज मांगते हैं तो आपको क्या हो, देनी पड़ेगी, पेनाल्टी। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह दंड का भागीदार होगा। धारा 4 के अधीन कम से कम 6 मास
और अधिक से अधिक 2 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकता है वह दंडनीय होगा। ध्यान देंगे। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। दहेज लेने या देने का समझौता दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत अमान्य है। जैसे कोई समझौता करते हैं, भाई ठीक है अभी नहीं दे पा रहे, विवाह के बाद दे देंगे, फला डेट पे दे देंगे, ये क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत अपराध है, अमान्य है। दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए गए करार की वैधानिक नवयत दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य अर्थात अमान्य होगी। मतलब अगर कोई भी दो व्यक्ति आपसी समझौता करते हैं कि हम दहेज लेंगे या दहेज देंगे, यह भी क्या है? धारा 5 से शून्य करती है, यह अपराध है और वह कहती है कि यह मान्य नहीं है। विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहां पत्नी असामान्य परिस्थितियों विवाह के 7 वर्ष के भीतर ही मर गई हो और तंग किए जाने और क्रूरता के संबंध में अपनी मृत्यु के पूर्व बयान दी थी, वहां अभियुक्त व्यक्तियों की दोष सिद्धि मान्य है। मतलब ध्यान देंगे, विवाह होने के 7 वर्ष के अंदर अगर स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में पुरुष के परिवार और पुरुष पर दहेज हत्या का मुकदमा लागू किया सकता है। ध्यान देंगे, इसका बड़ा दुरुपयोग भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हर जगह दहेज मांगा ही जा रहा है, इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। कई बार लड़की पक्ष के लोग लड़के पक्ष पर सब कुछ अच्छा होते हुए भी कभी सामान्य हत्या या वैसे मृत्यु, लड़की अवसादग्रस्त स्थितियों में, मृत्यु की स्थितियों में भी क्या करते हैं? दहेज हत्या का मुकदमा लगा देते हैं। तो समाज में जब तक इथिकल और मॉरल वैल्यूज नहीं रहेंगी तब तक ये समस्या आती रहेंगी। लेकिन ध्यान देंगे, 7 वर्ष विवाह के 7 वर्ष के अंदर अगर लड़की की मृत्यु होती है तो लड़के पक्ष के लोगों पर दहेज हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है। ये कानून है, ये क्या है? और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में। कब? विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर दिया है कि विवाह के 7 वर्ष के अंदर अगर लड़की की मृत्यु होती है तो लड़के पक्ष पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ध्यान देंगे। आगे आते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। दहेज के विज्ञापन पर पाबंदी है। ऐसा करने पर कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक हो सकती है, जुर्माने से जो 15,000 रुपए तक हो सकता दंडनीय होगा। ये मैं पीछे ही धारा 4 का मैं बता चुका हूं आपको। दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा, धारा 5 में पीछे बता चुका हूं। पत्नी या वारिस के लाभ हेतु प्राप्त दहेज वर पक्ष द्वारा यदि विहित समय में पत्नी को नहीं दे दिया जाता तो कारावास से जो न्यूनतम 6 माह तथा अधिकतम 2 वर्ष तथा जुर्माने से जो 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक हो सकेगा, इस दंड का प्रावधान धारा 6 में है। ये भी पीछे चर्चा मैं कर चुका हूं आपसे। धारा 7 क्या है? धारा 7 के अधीन अपराधों का संज्ञान लिया जाता है। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का विचारण करेगा। न्यायालय अपराध संज्ञान निम्नलिखित परिस्थितियों में लेगा: पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, न्यायालय स्वयं अपनी जानकारी पर, व्यथित व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके अन्य नातेदार के परिवार पर, किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवार पर। चलिए, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानती और असमनीय होगा। क्या है? धारा 8 क्या कहती है कि इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानती मतलब जिसमें कोई जमानत नहीं है और असमनीय होगा। क्या होगा? असमनीय होगा। ध्यान देंगे, जब कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज देने का दुष्प्रयोग करने के लिए अभियुक्त पाया जाता है तो उस पर धारा 8 का भी लागू होती है। ध्यान देंगे, राज्य सरकार जितनी आवश्यकता हो उतनी दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकती है। यह बात धारा 8 का स्त्री है। क्या कहती है? 8 खा के अनुसार राज्य सरकार जितनी आवश्यकता हो उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। चलिए, अब आते हैं हम थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं और फिर चलते हैं इसके प्रश्नों पर। दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का पालन करता है: यह देखना कि अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो रहा है, दहेज देने या दहेज लेने को दुष्प्रयोग करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकना, इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो, इत्यादि। राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर सकती है।
केंद्रीय सरकार धारा 9 के अंतर्गत नियम बना सकती है, राज्य सरकार धारा 10 के अंतर्गत नियम बना सकेगी। दहेज अपराध धारा 304 खा भारतीय दंड संहिता की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है, सीओ स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है, ध्यान देंगे इसकी विवेचना।